नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में विचारधारा किनारे और परिवार सामने आ गए हैं, जबकि प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब ना तो राष्ट्रीय और ना ही भारतीय और ना ही प्रजातांत्रिक रह गई है। मुंबई स्थित थिंक टैंक रामभाऊ महाल की प्रबोधनी के तत्वाधान में आयोजित एक संगोष्ठी में नड्डा अपनी बात रख रहे थे। संगोष्ठी का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है और उसका जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है। नड्डा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिरोमणि अकाली दल, इंडियन नेशनल लोक दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और शिवसेना सहित विभिन्न राजनीतिक दलों का उल्लेख करते हुए भी कहा कि ये क्षेत्रीय पार्टियां अब परिवारवादी पार्टियों में बदल गई है। वहीं नड्डा ने टीएमसी को दीदी भतीजी के पार्टी बताया और ये कहा कि वो तो दीदी भतीजे की पार्टी बनकर रह गई है और कहा कि झारखंड में बाबूजी के बुजुर्ग होने के बाद बेटे हेमंत सोरेन ने पार्टी संभाली। नड्डा ने कहा कि जो पारिवारिक पार्टियां हैं उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना होता है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, इनके कार्यक्रम भी लक्ष्य विहीन होते हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का लक्ष्य किसी भी तरह से सत्ता में आना होता है और इसके लिए वे ध्रुवीकरण से भी गुरेज नहीं करते, वे चाहे जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो। नड्डा ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय पार्टियों में धीरे धीरे कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और अब उन क्षेत्रीय पार्टियों में विचारधारा किनारे हो गई तथा परिवार आगे आ गए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कांग्रेस पर निशाना साधा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवारवाद और दूसरे विषयों को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते रहते हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय में कांग्रेस अपने दम पर सिर्फ 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार चला रही है, जबकि महाराष्ट्र और झारखंड में वो गठबंधन सरकार में जूनियर पार्टनर है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के नेता है। बहुत स्वागत है अजय जी आपका। साथ ही हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर आलोक जी आपसे ही है। सर, जिस तरह से जेपी नड्डा ने इस बात को कहा है कि देखिए क्षेत्रीय पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्षेत्रीय पार्टियों का भी उन्होंने हवाला दिया है कि सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। सर, ये ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए इस तरह की बातें कही गई हो, और इस तरह की बातें कहने का क्या औचित्य है सर? क्यों इस तरह की बातें की जा रही है? क्या वजह है, क्या मकसद है इसके पीछे? नेहा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैं आपको आपके चैनल पे भी मैंने पहले भी ये कहा है, आज देश की जो परिस्थिति है, कांग्रेस मुक्त भारत और भाजपा युक्त भारत, तो कांग्रेस अब कहीं है नहीं। इन 2 राज्यों में ये रहने का अभी दावा कर रहे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मैं इनको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में वहां से भी हम इनका सुपड़ा साफ कर देंगे। और नेशनल लेवल पर ये कहीं दिखते ही नहीं है। कौन इनके पार्टी के बड़े नेता हैं? आपने यूपी का चुनाव देखा, अभी कहीं दिखते हैं या नहीं दिखते, लेकिन भविष्य में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे इसकी गारंटी आप ले सकते हैं क्या सर? देखिए, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। हम जनता के साथ अपने वादों पर खड़े उतरते हैं। जनता को हमारे कार्य क्षमता में, कार्य शक्ति में, नरेंद्र मोदी के कार्यशैली में विश्वास है। इसलिए जनता हमें बार बार चुनाव में रिपीट कर रही है। और
0 पे 0 पे 1 पे रख के ये भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंट है क्या सर? और सवाल इस बात को नहीं, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, अगर आप ये कहते हैं कि भाई बहन की पार्टी कांग्रेस पार्टी बनकर रह गई है, तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या इससे पहले कोई कांग्रेस बगैर गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं रहा क्या? क्या उससे पहले किसी को मौका नहीं मिला क्या? आखिर क्या वजह है सर, इस तरह के आरोप आप लोग लगाते रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी राजशाही में वर्षों से चल रही है। अरे जब आपको पता है कि राहुल गांधी को देश ने रिजेक्ट कर दिया, जब आपको पता है कि प्रियंका गांधी को लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 0/0 रिजल्ट उत्तर प्रदेश में रिजेक्ट कर दिया, तो आपके यहाँ एरे और बड़े लीडर्स हैं, आप उन लीडर्स को आगे क्यों नहीं करते? झाक 30-5 चिंतक शिविर हो या कोई शिविर हो, अंतोगत्वा मामला 3 पे आके अटक जाता है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरे चौथा तो किसी को आगे करो। जेपी नड्डा के पिताजी का नाम कितने लोग जानते हैं? ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं का टोटा है क्या सर? एक से बढ़कर एक अनुभव वाले नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, और ऐसा नहीं हुआ कि कभी लोगों को मौका नहीं मिला हो, नेताओं को मौका नहीं मिला हो। अक्सर नेताओं को कांग्रेस पार्टी में मौका मिला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को कह रही है कि देखिए भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस, तो इसमें गलत है क्या, लगता है आपको? जहां तक बात नेहा जी, जेपी नड्डा साहब ने कहा भारतीयता और कांग्रेस मुक्त की बात की है। सबको पता है कि भारतीयता का मतलब क्या है। भारतीयता का मतलब आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब है इस देश के वजूद में बुनियाद को कहीं न कहीं ठीक से रखना, और बुनियाद पर किस तरह प्रहार हो रहा है भाजपा के द्वारा। अब ये देखना पड़ेगा कि भारतीयता भाजपा में कितनी बची है। भारतीय जनता पार्टी है, अब भारतीय जुमला पार्टी है, सबको पता है। जहां तक बात आपने कांग्रेस पर प्रश्न किया है, मैं पूछता हूँ, भाई बहन के ही पिताजी की हत्या हुई, शहीद हो गए इस देश में, भाई बहन की ही दादी की हत्या हुई, क्या नड्डा साहब या मोदी जी के किसी परिवार का किसी व्यक्ति ने एक खून का कतरा छोड़िए पसीना भी इस देश के लिए बहाया कभी? क्या आरएसएस जो परिवार ये लोग कहते हैं, क्या इनका परिवार नहीं चलता? उस परिवार ने जो अंग्रेजों को 1942 की आजादी की जब लड़ाई हम लड़ रहे थे, उस समय ये अंग्रेजों के साथ होते थे। तो ये ठीक है जी, लेकिन क्या नहीं लगता कि अगर कांग्रेस का पुनरुद्धार करना है तो किसी और नेताओं पर भी और दूसरे नेताओं पर भी कांग्रेस को भरोसा करना होगा? नहीं, जहां तक बात कहा आपने नेहा जी, और जिस तरह से चर्चा हो रही है, 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया है। 12 करोड़ टोटल आपको 22 करोड़ मिले हैं, और आपके विरुद्ध में लगभग 35 से 36 करोड़ वोट मिले हैं। तो ये मत कहिए अहंकार ये बोल रहा है आपका, पहली बात। दूसरी बात, 2 राज्य में हम जरूर हैं और 2 राज्य में सहयोगी हैं। अरे राजस्थान में सबने देखा, मध्य प्रदेश में सबने देखा किस तरह से लूट की अपने लोकतंत्र की, कर्नाटका में सबने देखा किस तरह लूट की अपने लोकतंत्र की। जीत किसकी हुई थी? कांग्रेस की हुई थी। और जो नड्डा साहब बोल रहे हैं ना, जरा नड्डा साहब से पूछिए, अपने राज्य कभी जाते हैं? हिमाचल प्रदेश अभी कुछ ही दिन पहले उपचुनाव में, जबकि उनकी सरकार है, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का चुनाव हुआ, सुपरा साफ हुआ, और किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। या तो नींद में है या सवाल देखिए, नड्डा जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कितने दिन रुकते हैं, नहीं रुकते हैं, वो मैटर नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो सर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई आपको लग रहा है कि क्या नहीं लगता है कि किसी और को भी पार्टी में मौका मिलना चाहिए? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं, फिर सोनिया गांधी बन जाती हैं, फिर अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर भी चर्चा होती है, फिर ये कहते हैं कि चलिए वोटिंग होगी, इस पे भी चुनाव होगा। वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन उसके अलावा कोई एक नेता निकल के सामने नहीं आता जो बगैर गांधी परिवार का। क्या वजह है सर इसके पीछे? ये बहुत पुराना प्रश्न है भाजपा वालों का, और भाजपा वाले को हम जवाब देते रहते हैं। जरा ये भी बताते कि नड्डा साहब का कब चुनाव हुआ और आलोक बख्शी कब उस पर वोट दिए थे, तो मुझे याद आ जाएगी। 2 लोगों की वहां भी सरकार चलती है। जहां तक बात हमारे यहाँ है, हमारी एक जनतांत्रिक प्रक्रिया है। शिविर में आपने देखा, सबने अपने डिस्कशन किए, डिबेट किए। क्या ये लोकतंत्र प्रक्रिया नहीं है? आंतरिक बहस नहीं होनी चाहिए? कितने कब बहस आपने इनका देखा होगा? जरा बताइएगा, कब याद कराएंगे आप कि कब किस बहस में गए थे? मान लीजिए हम तो शिविर में गए थे उदयपुर, तो आप भी किसी शिविर में गए होंगे, पहली बात। दूसरी बात,
जहां तक बात आप कर रहे हैं, मैंने ये इसलिए कही है कि बाई इलेक्शन अभी हुआ और उन्हीं के राज्य में हार हुई है, जिसको कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त हो गई, तो उनके यहाँ कैसे युक्त हो रही है। और अंतिम बात, गांधी फैमिली पर प्रश्न ये क्यों करते हैं? हमारे कार्यकर्ता की बात है, हम हैं कार्यकर्ता, हम हैं अपने नेता को चुनने का अधिकार रखते हैं। हमारी चुनावी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है, जिले से लेके ब्लॉक से लेके प्रदेश से लेके और राष्ट्रीय स्तर पर होती है। कार्यकर्ता जिसको नेता चुनेगा वही नेता होगा ना। हम तो चुनाव प्रक्रिया में अपने टीम के अंदर जाते हैं, आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है, चिंतन ठीक है आलोक जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक जल्दी से बात रख लीजिए अपनी, जल्दी से। कब हुआ इस तरह की? ठीक है, ठीक है, ठीक में बता दें आलोक जी। नेहा जी, जब आपने इनसे पूछा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी के अलावा किसी नेता को आगे क्यों लाए, तो बात को टाल गए। नहीं टाला, इन्होंने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं। दादी का जो अरे भाई साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। ताला नहीं, मैंने ये कांग्रेसियों का टांग अड़ाने का आदत जो है, इसको बंद कीजिए आप। देखिए, ये आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। बदतमीजी में अब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। ऐसे मत बोलिए प्लीज। बदतमीजी मुझे भी करने आती है। ठीक, एक एक करके बात मैं रखिए। आपके शालीनता के साथ, शालीनता के साथ। विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए। नहीं सुनेंगे, लेकिन ठीक है, ठीक है आलोक जी, आलोक जी शालीनता के साथ बात रखिए प्लीज। एक दूसरे पर निजी हमले मत करिए प्लीज। शालीनता शब्द आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। ठीक है आलोक जी, आलोक जी अपनी बात रखिए, फिर अजय जी को मौका मिलेगा। ठीक, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के देश के अध्यक्ष हैं, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर देश के और वहाँ दौड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी के पूर्वज इलाहाबाद के थे, कितनी बार ये इलाहाबाद जाते हैं? अरे ये अपने को हिंदू कहते हैं, 3 दिन काठमांडू में थे, इसको में मुद्दे से भटक रहे हैं आप आलोक जी, मुद्दे से भटक रहे हैं आप सर। राहुल गांधी के पूर्वजों पर कहाँ जा रहे हैं आप मुद्दे पे आइए। अगर नड्डा ये कहते हैं, जेपी नड्डा ये कहते हैं कि पारिवारिक पार्टियों का उद्देश्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है, तो सर भारतीय जनता पार्टी का नहीं है क्या? जम्मू कश्मीर में कैसे सरकार बनाई थी सर? किसके साथ सरकार बनाई थी? कैसे विचारधारा के साथ समझौता किया था? किसने किया था? नेहा जी, आजकल विचारधारा किसका कब किससे मिल जाए, कांग्रेस का और शिवसेना का विचारधारा में कोई मेल है ना? वहाँ इनकी सरकार आजकल ये बात बेमानी हो गई है किसी भी दल के साथ। कौन किसके साथ कब मिल जाएगा और कौन किससे अलग हो जाएगा, इस पर ज्यादा आप क्षेत्रीय पार्टियों की बात करते हैं, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है और क्या वो उस पर अडिग है सर? उस पर बात नहीं की जाएगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने अगर गलती की जम्मू एंड कश्मीर में तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। वो सरकार चली नहीं वहाँ, वो छिन्न भिन्न हो गई। ये थोड़ी है सत्ता के लोभी आप हैं, सत्ता के लोभी तो आप भी हैं, अब इस बात को भी मान लीजिए। नेहा जी, सत्ता के लोभी नहीं है। अच्छा, जो भी हम तो 2 से यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ। तो हमने मेहनत की है। हाँ। हमने कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी की है। हमने जनमानस का विश्वास जीता है। हमने लोगों के बीच जाके उनके मुद्दों पर संघर्ष किया है। आज कांग्रेस कौन सी रोड पर संघर्ष करती नजर आती है? ट्विटर पे, फेसबुक पे और एयर कंडीशन ड्राइंग रूम में और 18,000 के होटल का कमरा में चिंतन शिविर करने से जनता का विश्वास मिलेगा आपको? सही नहीं। हम लोगों ने रोड पर संघर्ष किया है और हमारे प्रधानमंत्री जो पहले भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर हैं, यूपी का चुनाव ठंडा नहीं हुआ कि गुजरात में अलग जगह दी जाके दूसरे दिन। ये होती है कार्यकर्ताओं की एक। ठीक है अजय उपाध्याय जी, क्या वाकई विचारधारा से समझौता हो जाता है क्या? सिर्फ सत्ता पाने की एक ललक रहती है क्या? अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर भी सर शिवसेना का, कांग्रेस का, दोनों की विचारधाराएं अलग है। जिस तरह से गठबंधन के साथ सरकार बनाई हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ अब सत्ता पाने की ललक है क्या? जैसा कि बात की जा रही है कि सत्ता का लोभी है, सिर्फ यही उद्देश्य रहता है कि कैसे सत्ता पानी है। नेहा जी, महाराष्ट्र अपने आप में वैचारिक आधार पर मुझे भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एक अपवाद है। और अपवाद का कारण है, हमारा उद्देश्य उस समय लोकतंत्र बचाना था। जिस तरह रातों रात लोकतंत्र की हत्या करके वहाँ के राज्यपाल ने फडणवीस जी को, जिनका वहाँ पे बहुमत नहीं था, उनको जिस तरह से वो दिलाया था, ओथ दिलाया था, सबने देखा था प्रजातंत्र की किस तरह से सरेआम हत्या की गई थी। उसको कहीं न कहीं प्रिजर्व करने के लिए ये अपवाद स्वरूप हमने जरूर इस समझौते को किया था।
लेकिन ये भी सच्चाई है कि शिवसेना आज वही शिवसेना जब भाजपा के साथ थी और जो कंडीशन होती थी, आज वो शिवसेना जनतांत्रिक तरीके से सेकुलरिज्म की बात करती है, इस देश के संविधान को पूरी तरह से लागू करते हुए सरकार चला रही है। और हम भी उन कदम पर कदम मिला रहे हैं। जहां हमें लगता है कि वैचारिक आधार पर वो हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, वहां पे हम उसका विरोध भी करते हैं। ये हमारा नैतिक भूमिका रही है। लेकिन इनसे आपने प्रश्न पूछा, प्रश्न का जवाब नहीं आया। बार बार ये अपनी विचारधारा को चेंज करते हैं, जन कल्याण नीतियों को चेंज करते हैं, विकास के मुद्दे पर आकर के विनाश का डंका बजा रहे हैं। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, ये कर रहे हैं। विकास का एजेंडा खत्म हो चुका है इस देश में। और जब कुछ नहीं मिलता है तो गांधी परिवार को गाली देना इन लोगों की मनोवृत्ति का एक कारण हो गया। अभी हाल ही में एक सर शिविर भी हुआ था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें परिवारवाद पे की जो स्टैंप लगती है कांग्रेस पे, उससे कहीं ना कहीं हटने के लिए या उस कलंक को हटाने के लिए एक कोशिश की गई थी कि देखिए एक परिवार से एक टिकट मिलेगी, लेकिन उसके साथ शर्त रख दी गई कि अगर 5 साल से कोई दूसरा परिवार का व्यक्ति अगर कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है कार्यकर्ता के तौर पे या नेता के तौर पर, तो भी उसे टिकट दे दी जाएगी। ये छूट किसके लिए सर? और अगर आप कायदे कानून बनाते हैं तो वो किसके लिए? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, जिस बात का जिक्र मैं ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी सर, उसी से एक बार फिर से शुरुआत करती हूँ। सवाल वही कि आखिर कायदे कानून किसके लिए और ये छूट किसके लिए सर? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में अब खड़ी होंगी या लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती है, इसलिए वो छूट दे दी गई है और परिवारों के लिए कायदे बना दिए गए। वहां पे जो भी निर्णय हुए हैं, 6 कमेटियां जो हमारी बनी थी, उसमें सब वरिष्ठ लोगों की अलग अलग टीम थी और उन लोगों ने चिंतन मंथन पूरा करने के बाद ये निर्णय लिया है। एक यही निर्णय नहीं, और भी निर्णय सामूहिक निर्णय हुए हैं। कारण है उसके, मान लीजिए आप प्रोफेशन में हैं, जिस प्रोफेशन में आपका बच्चा यदि 5 साल आप वो काम करे तो क्या उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अचानक पिता बड़े नेता हैं और पुत्र उनके जो आ जाते हैं बिना फील्ड में लड़े। अब प्रियंका गांधी पर यदि कोई प्रश्न कर रहा है तो मुझे लगता है वो नादानी उसकी है या उसकी धारणा एक पर्टिकुलर व्यक्ति और परिवार के लिए कहीं ना कहीं है। क्योंकि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और लगातार समय दिया। क्या वो अब उनको भी ये प्रमाण पत्र चाहिए कि वो परिवार की हैं और 5 साल वो काम करेंगी नहीं करेंगी तब उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, राजनीतिक प्रक्रिया में बिना रहे, क्योंकि वो गांधी परिवार से हैं, इसलिए उन्हें छूट है। हम लोग चाहते हैं कि वैसे लोग ना आए और ऐसे कोई भी व्यक्ति को अन्याय न हो जो राजनीतिक प्रक्रिया में है। लेकिन कई बार बड़े नेता आ जाते हैं और सभी पार्टियों में ऐसा होता है, आकर के और वो जगह बना लेते हैं। ऐसे लोगों को स्पेस नहीं मिले। लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में जो काम कर रहा है 5 साल, कम से कम 5 साल यदि अपना खून पसीना सड़कों पर आके पार्टी के लिए यदि प्रतिबद्धता के साथ काम करेगा तो उसको निश्चित तौर पे वो परिवार का लिगेसी नहीं रह गया। उसकी अपनी क्षमता और उसकी अपनी अनुशासनशीलता और प्लस उसकी प्रतिबद्धता उसमें प्रतिबिंबित होगी और तब उसको पार्टी जो है स्पेस देगी। ये मुझे लगता है कि न्यायिक है और ये सामयिक है, समुचित। ठीक है आलोक जी, जेपी नड्डा अगर ये कहते हैं कि सत्ता पाने के लिए ध्रुवीकरण किया जाता है पारिवारिक पार्टियों के जरिए, क्षेत्रीय पार्टियों के जरिए, तो सर ये तो आरोप सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पर लगते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आप लोग ही ध्रुवीकरण करते हैं। किस चीज का ध्रुवीकरण किया है हमने बताइए। अगर हर चीज में भारतीय जनता पार्टी को घसीट देना, अगर ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात कर रही हैं आप, तो वहां पर आप जैसी 5 महिलाओं ने एक याचिका दायर की, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। एज ए हिंदू हम भी चाहते हैं, आप भी चाहती होंगी, उपाध्याय जी भी चाहते होंगे कि अगर वहां पर ये सिद्ध हो जाता है कि वो गौरी श्रृंगार देवी की जगह थी, वहां पर शिवलिंग स्थापित था, तो उसको वापस देने में क्या बुराई है। और ये 2019 के जो कानून का हवाला देते हैं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अंदर में फोटोग्राफी करना मना है, अंदर में जाकर छानबीन करना मना है। हाँ, उस जगह को तोड़ना मना है, तो तोड़ कौन रहा है? इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई, नरेंद्र मोदी कहाँ से आ गए और लोग कहाँ से घुस गए इसके अंदर? तो ये तो एक मन की भ्रांति है। कौन नहीं जानता है कि मुसलमानों के क्रूर शासक ने तलवार की नोक पर बलात्कार किया, हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण किया, उसके बाद जनेऊधारियों का जनेऊ तोड़ा।
और बहुत से मंदिरों को तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण कर दिया। ये कौन नहीं जानता। ठीक है अजय जी, क्या अब ये भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही? हालात बहुत खराब है फिलहाल जो देखा जा रहा है, एक तरफा लहर चल रही है, इसलिए भी इस तरह की बात की जाती है कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो तमाम इधर उधर के मुद्दे लेके आती है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है, इस खाई को और गहरा करने की कोशिश करती है। नेहा जी, इस देश का सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, इस सच्चाई को मैं भी स्वीकार रहा हूं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ कांग्रेस पार्टी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रही है, बल्कि इस देश का लाखों बेरोजगार नौजवान भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हमारे आपके जैसे जो सामान्य परिवार के लोग हैं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, वैसे लोग भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से जितने जो एमएसएमई के हैं, छोटे छोटे बिजनेस क्लास के लोग, वो भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और ये सच्चाई सबको पता है। रुपया नहीं मुकाबला कर पा रहा है, देखिए ना कितना रुपया बढ़ रहा है, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इसलिए इस देश में भाजपा का मुकाबला सच बात है करना आसान नहीं है। जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम का नारा ठीक है, ये तो अलग मुद्दे होगा, लेकिन सर कांग्रेस पार्टी की जब नेतृत्व पर सवाल उठते हैं, और ये तो चले भारतीय जनता पार्टी है जो ये कह रही है कि परिवार की पार्टी बन गई है, जब आपके अपने सवाल उठाते हैं तो सर उसे क्या कहिएगा? एकदम अपने सवाल उठाते हैं, उनका जवाब देते हैं, उसके लिए चिंतन मंथन करते हैं, आत्मावलोचन करते हैं। पार्टी के फोरम पर सबको स्पेस मिला है और सबने अपनी अपनी बात रखी है। यही खूबसूरती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। पार्टी के अंदर लोकतंत्र है कि नहीं? क्या भाजपा के अंदर में लोकतंत्र है? ऐसा कभी मंच अपने पिछले 8 साल में कोई ऐसा डिबेट किया होगा जिसमें कोई चिंतन शिविर हुआ हो इस तरह से? क्या एजेंडा होगा देश का, क्या एजेंडा होगा पार्टी का, कैसे डेमोक्रेटिकली अलग अलग ग्रुप में लोग डिस्कशन करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा? ऐसा मुझे नहीं लगता। और सिर्फ भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस देश की कोई भी पार्टी, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय, कांग्रेस के अलावा ये काम नहीं करती। और यही खूबसूरती है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पार्टी के अंदर। तो ये उम्मीद करें क्या सर, ये उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में गैर गांधी कांग्रेस को अध्यक्ष मिल सकता है? हालांकि इससे पहले मिले हैं, उसमें उसको नकारा नहीं जा सकता। एकदम नेहा जी, ये पार्टी का वर्कर तय करेगा, हम तय करेंगे कि हमें राहुल जी अच्छा लगते हैं, राहुल जी के नेतृत्व हमें स्वीकार है कि नहीं। यदि हमें नहीं स्वीकार होगा तो राहुल जी के बदले 23 नेताओं ने जो पत्र लिखा था उनको तो राहुल गांधी पसंद नहीं है सर। नहीं, देश ये पार्टी का मामला है, और पार्टी के मामले में मुझे लगता है देश क्या अब कैसे कर रही है, देश को पसंद नहीं है। 12 करोड़ लोगों ने जो वोट दिया वो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को ही तो वोट दिया। क्या 12 करोड़ लोगों का हम प्रतिनिधित्व तो नहीं करते इस देश में? क्या इस देश में हमारे जो इतने राज्यों में 700 से ज्यादा एमएलए हैं, क्या वो कांग्रेस पार्टी के नेता और राहुल गांधी की देन नहीं है? जितने 4 राज्य 5 राज्य में हम सरकार लाए, ठीक है, 2 राज्य में लोग तोड़कर पैसे के बल पे, बड़े बड़े पूंजीपतियों का पैसा लगा कर तोड़ लिए, लेकिन वहां भी तो कांग्रेस, जहां जहां हम विपक्ष में है वहां भी कांग्रेस है राज्यों में। केंद्र में भी आज भी यदि हमारे 40, 45, 50, 60 जो भी एमपी हैं राज्यसभा लोकसभा में जो 100+ है, वो राहुल जी को स्वीकारते हैं। देश ही ने तो उनको बनाया है उन लोगों को। ठीक है, टाइमिंग है। ठीक है। आलोक जी कह रहे, आलोक जी आपने सुना, अजय जी कह रहे देखिए लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, आप बेवजह एक परिवार की पार्टी बताते रहते हैं। और दूसरी बात ये भी कि क्या अभी तक कोई अध्यक्ष गैर गांधी नहीं रहा, कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस का या यूपीए का गैर गांधी नहीं रहा, तो क्यों इस तरह के आप लोग आरोप लगाते हैं सर? एक प्रश्न और पूछिए, चुनाव इनके यहाँ कब हुआ? एक नरसिम्हा राव, वो भी किन कारणों से बने वो आपको पता है। हाँ। उसके बाद सोनिया जी ने उस पद को नहीं स्वीकारा, वो भी किन कारणों से वो आपको पता है। लेकिन मनमोहन जी क्या थे? ही वॉज अ रबर स्टैम्प प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोनिया गांधी। ये पूरा देश जानता है। कभी उन्होंने अपना कोई चीज लागू नहीं किया। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन जी के लाए हुए एक बिल को जिस तरीके से फाड़ के सार्वजनिक रूप से फेंक दिया, ये पूरे देश ने देखा। क्या प्रधानमंत्री की यही गरिमा थी कि उनके लाए हुए बिल को एक कांग्रेस का एक नेता आके और फाड़ के फेंक दे कूड़े में? इनके यहाँ लोकतंत्र है, ये कैसा बेमानी है। इनके यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है, परिवारवाद है, और सिर्फ परिवारवाद की पूजा है। राहुल गांधी को देश रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी भी ये उनको ढो रहे हैं, पता नहीं किस लिए ढो रहे हैं। अरे भाई, तो नए नए लोग G23 के लोग अलग थलग पड़े हैं। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल मैं अजय जी से और ले लेती हूँ। अजय जी, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, कह रहे राहुल गांधी बिल फाड़ के फेंक देते हैं, नरसिम्हा राव का क्या हाल हुआ था मरने के बाद, ये भी आपको पता है कि उनके शव को पार्टी कार्यालय के अंदर तक नहीं जाने दिया गया था। तो सर ये हालात जब गैर कांग्रेसी जो पद पे रहते हैं उनके हो जाएंगे, तो फिर
कैसे नेताओं को मौका मिलेगा कांग्रेस में? पहले बात तो आलोक जी को मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि कम से कम डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसने देश की आर्थिक पूरी तस्वीर बदली थी, आज वो तस्वीर किस तरह से कहां चली गई, ये आर्थिक परिस्थितियां सबको पता है। उन बुरे दौर में वहां जब 2008 में संकट था पूरे विश्व में, उस समय भी उन्होंने देश के जीडीपी को आगे लेकर के आए थे और देश आज जहां खड़ा है उनका बड़ा योगदान है। उनके साथ इस तरह अपमानजनक शब्द ना उपयोग करें, वो रबर स्टैंप नहीं थे। वो यदि वैसा होते तो वो इतना बड़ा डिसीजन न्यूक्लियर डील का नहीं करते। जी। अपने गठबंधन को तोड़कर सरकार को दाव पर लगा करके उन्होंने न्यूक्लियर डील किया, जिसका नतीजा आज पूरा देश देख रहा है। जिस तरह से आर्थिक उन्नति का उन्होंने एक दौड़ लाया, वो पूरा देश देख रहा है। जिस तरह मनरेगा का एक नया योजना लाया, आज उसका कारण पूरे देश में लोगों को कम से कम राहत मिल रही है। जंगल जमीन की रक्षा के लिए जिस तरह आदिवासियों का कानून लाए, उसमें राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था। जिस तरह से दलित समाज के लिए, किसानों के लिए जो भूमि अधिग्रहण बिल 2012 जो हम लोगों ने 13 पास कराए थे, वो राहुल जी का और मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान। ठीक है सर। ठीक है, कुछ डिसीजन हमको लगता है आपस में जब सरकारें होती है, ये भी एक खूबसूरती है डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर और स्पिरिट की। भाजपा में ऐसा संभव नहीं है। भाजपा में कोई बोल सकता है क्या मोदी जी के? ठीक है। मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, आलोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर ये लगातार इस बात पर कहीं ना कहीं तंज कसा जाता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। अब वाकई इस कलंक को धोना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे धोया जाएगा, क्या कुछ इसके लिए कदम उठाए जाएंगे, इस पर सभी की निगाह। पक्ष में इतना ही। नमस्कार।